गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। सबसे पहले समझते हैं मैक्सवेल ने ये इक्वेशंस को डेवलप क्यों किया। हमें पता है जो स्टेशनरी चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो मूविंग चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के साथ वेरी करता है वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देता है, और वी कैन से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, ये स्टेशनरी और मूविंग चार्जेस के लिए चार इक्वेशंस को डिवेल्प किया विच वी कॉल एज मैक्सवेल इक्वेशंस। इसमें से दो इक्वेशंस जो रहेंगी दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड जिसे हम स्टेडी स्टेट इक्वेशंस भी बोलते हैं, एंड द रेस्ट टू इक्वेशंस विल बी टाइम डिपेंडेंट विच वी टर्म एज टाइम वेरिंग इक्वेशंस। तो वो इक्वेशन समझने से पहले हम लोग जनरल फॉर्मूलाज देखते हैं। हम लोग इसमें दो इक्वेशंस, दो और यू कैन से दो थ्योरम्स को यूज करेंगे। फर्स्ट थ्योरम इज स्टोक्स थ्योरम। आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो? स्टोक्स थ्योरम जो है वो लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करती है इनटू सरफेस इंटीग्रल, राइट? सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से इन दैट टर्म्स। सिमिलरली सेकेंड थ्योरम जो हम यूज करेंगे वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या करती है? वो कन्वर्ट करती है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, राइट? सो वी कैन से क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। अब इन इक्वेशंस को समझने के लिए पहले समझते हैं लाइन इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्या है, राइट? सो लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है वन डायमेंशन को, सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है टू डायमेंशन को, और थ्री यू कैन से वॉल्यूम इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है थ्री डायमेंशन को। सो इसमें एक सिंगल डायमेंशन इन्वॉल्व होगा, इसमें दो डायमेंशन इन्वॉल्व होंगी, और इसमें तीन डायमेंशन इन्वॉल्व होंगी। अगर मैं ऐसे सिंबल डाल रही हूँ तो इट मीन्स जो भी सरफेस में एज्यूम करूंगी वो क्लोज्ड सरफेस है, ओपन नहीं है। सेम गोस हियर। आपका जो लेट्स से सर्किट की बात करते हो, सर्किट क्लोज होता है, तो ये लाइन इंटीग्रल मीन्स हम एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या हम एक सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख रहे हैं, एंड सिंस इट इज क्लोज तो ये क्लोज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये दोनों इक्वेशंस को यूज करने वाले हैं, स्टोक्स थ्योरम को और गॉस थ्योरम को। आप लोगों ने ये थ्योरम्स को नोट डाउन कर लेना है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस को। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी मैक्सवेल इक्वेशंस। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इज डेल डॉट E is equal to rho by epsilon naught. Second Maxwell equation is del dot B is equal to 0. Third Maxwell equation is del cross E is equal to minus curly B upon curly T. और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है del क्रॉस B is equals to J प्लस curly D upon curly T. पहले हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो रो बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। रो यहाँ पे क्या है? हमारी रो है चार्ज डेंसिटी, इट्स अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट? और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एनी मीडियम यू कैन एज्यूम इट टू बी। सेकेंड इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जीरो रहता है। So first equation is also called as Gauss law in electrostat and second equation is called as Gauss law in magnetostat. ये दो equations जो हैं these are called as steady state equations. ये हैं steady state equations जिनमें टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड इक्वेशन जो है डेल क्रॉस E इज इक्वल्स टू माइनस करली B अपॉन करली T, ये हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से डिवेल्प करेंगे। एंड फोर्थ इक्वेशन है डेल क्रॉस B इज इक्वल टू J प्लस करली D बाय करली T। यहाँ पे
डी रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये दो इक्वेशन जो हैं इनमें टाइम के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, सो दे आर कॉल्ड एज टाइम वेरिंग मैक्सवेल इक्वेशन, दे आर कॉल्ड एज टाइम वेरिंग मैक्सवेल इक्वेशंस। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला रहता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, राइट। सो ये इक्वेशन, चारों इक्वेशंस को हम वन बाय वन डिवेल्प करेंगे और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस स्टडी कर देंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू रो, विच फर्दर बिकम्स डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। यहाँ पे डी अगेन हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डेवलप करने के से पहले, इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट क्या स्टेट करता है। इट स्टेट्स दैट द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is always equals to charge enclosed over that surface. I'll repeat it. It says that किसी भी क्लोज्ड सरफेस में अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहते हो, किसी भी क्लोज्ड सरफेस, लेट्स अज्यूम दैट सरफेस एज एस, अगर आप इस सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहते हो, कितना होगा, तो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। उस सरफेस में टोटल कितना चार्ज होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, जिससे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को डिवेल्प करना स्टार्ट करेंगे। सो मैंने लिख लिया है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एस किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो लेट्स मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ E डॉट डी एस ऑन क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है यहाँ पे इन्वॉल्व, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करती है। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन पहले ले लेते हैं E डॉट डी एस, तो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल में। सो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। सो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हमारे पास है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Let's define volume charge density. Volume charge density, just like we have surface charge density. So volume charge density, let's say rho है, किसके बराबर होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो मैं एज्यूम करती हूँ dv वॉल्यूम के ऊपर टोटल कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, दैट इज dq। तो मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो मैं टर्म्स को रीअरेंज करती हूँ। सो आई कैन से dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। अब अगर मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है q, सो मैं क्या करूँगी, आई विल टेक वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड्स, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ द sides. So when we will take volume integral on both the sides, dq is equals to rho dv, वॉल्यूम इंटीग्रल, और यहाँ से हमें चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा दैट q इज इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ dv, और हम रो को अंदर भी रख सकते हैं इंटीग्रल के, रो dv। सो लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 3 जिसमें चार्ज का वैल्यू है, इक्वेशन 2 जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, q का वैल्यू राइट हैंड साइड में पुट कर देते हैं, और ये दोनों इक्वेशंस को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड साइड हमारा फर्स्ट इक्वेशन का बनेगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड क्या था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यूजिंग इक्वेशन 3 ये बन जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dv। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, so वो कैन एक दूसरे which will cancel out each other, so I can write del dot E is equals to rho upon epsilon naught, और यही हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं del dot epsilon naught E, जिसे हम दूसरी तरफ से भी लिख सकते हैं by using del dot epsilon naught E की फॉर्म में भी, और del dot D की फॉर्म में भी हम इसको ले सकते हैं। सो ये है हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जिससे हमने स्टडी किया है और हमने डिराइव किया है। सो मैं दूसरी इक्वेशन भी लिख देती हूँ, del dot D is equals to rho। सो ये है प्रूफ आपका फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन का, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। ये कहता है डाइवर्जेंस जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किसी भी क्लोज सरफेस में वो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन से इन इलेक्ट्रोस्टैट मोनो चार्जेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मोनो चार्जेस मींस पॉइंट चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन है del dot B is equal to 0, जिसे गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैट भी बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है। इट सेज के जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब आप उसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करोगे वो जीरो आना चाहिए। सो किसी भी क्लोज्ड सरफेस में कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है और कितना फ्लक्स एग्जिट हो रहा है वो सेम है, राइट। अब हम थोड़ा सा समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अगर मैं एक मैग्नेट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को ट्रैक करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होंगी एक क्लोज लूप की फॉर्म में होती हैं, और एक क्लोज लूप में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ये लूप कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, राइट। अब अगर मैं इस मैग्नेट को ब्रेक कर दूं सेंटर में से, तो मेरे पास दो अलग स्मॉल मैग्नेट्स बनेंगे। ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि अब आप एक मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाए, क्योंकि मैग्नेटोस्टैट में मोनोपोल्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल्स मींस इंडिविजुअल पोल्स जो हैं, जस्ट लाइक पॉइंट चार्जेस इन इलेक्ट्रोस्टैट, मोनोपोल्स मैग्नेटोस्टैट में एग्जिस्ट नहीं करते। आप जब भी मैग्नेट को ब्रेक करोगे यू विल हैव टू स्मॉलर मैग्नेट्स। आप कभी भी मैग्नेट के दोनों पोल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो हम इस क्लोज लाइन का, इस क्लोज लूप में से उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। अगर आप स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, इट मीन्स अगर मैं इस क्लोज्ड सरफेस के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स देखूंगी तो वो हमेशा जीरो ही रहेगा, विच इज del dot B is equal to 0, और यही गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैट हमें बताता है, राइट। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं that in magnetostat monopoles does not exist and total number of magnetic field lines or forces leaving any arbitrary closed surface is equals to total number of magnetic field of lines entering that closed surface। जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन किसी भी क्लोज सरफेस में एंटर करेंगी उतने ही एग्जिट करेंगी। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, लेट्स से 5 लाइंस ऐड एंटर करी हैं और 5 लाइंस ही एग्जिट करी हैं, अब दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो डिफरेंट रहेगा, ये एंटर हो रही है और ये एग्जिट हो रही है। सो इट विल बी 5 प्लस माइनस ऑफ 5 विच बिकम्स 0, राइट। सो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं एनी आर्बिट्ररी क्लोज्ड सरफेस S हम एज्यूम कर लेते हैं, और लेट मी राइट डाउन इस क्लोज्ड सरफेस S के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो हमेशा 0 रहेगा, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, इस पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कि क्लोज लाइन सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल एज divergence of that
वेक्टर फील्ड एज डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। अगर हम इस पे अप्लाई करें तो आई नो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज जीरो, ऑलरेडी जीरो, so it means volume integral of divergence of magnetic field is 0 and which gives us del dot B is 0। यही हमारा सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है, दैट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैट। इसको आप B को म्यू नॉट H की फॉर्म में पुट करके we can write del dot H as 0. We can also write it as del dot H is equal to 0. आप किसी भी फॉर्म में इस इक्वेशन को डिवेल्प कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, दैट इज टाइम वेरिंग इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है del क्रॉस E is equals to del cross E is equals to minus curly B by curly T. So make sure जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं आप उनके ऊपर वेक्टर जरूर डालेंगे। अगर आप वेक्टर मिस कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी स्केलर बन जाएगी एंड विच इज मीनिंगलेस, राइट। इस इक्वेशन को डिवेल्प करने के लिए लेट्स रिकॉल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday law of electromagnetic induction क्या कहता है, that according to this law the electromotive force EMF induced in a circuit due to changing magnetic flux can be written as minus d phi by dt, minus d phi by dt, right। यहाँ पे E रिप्रेजेंट कर रही है EMF को, phi रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को। सो जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज E, और E का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऑपोजिट रहेगा। सो नेगेटिव साइन यहाँ पे ऑपोजिट इन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट B डॉट ds, इट इज नथिंग बट B डॉट ds। So, इसी इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सो इट मीन्स E कैन बी रिटन एज माइनस d by dt ऑफ B डॉट ds, टाइम डेरिवेटिव ऑफ B डॉट ds। हम क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू माइनस, इंटीग्रल को अंदर भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये टाइम के साथ डेरिवेटिव है, डॉट ds। नाउ इट बिकम्स अ टोटल पार्शियल डेरिवेटिव बिकॉज़ B जो है वो सिर्फ t डिपेंडेंट है। इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। अब हम EMF के थोड़े के बाद EMF के ऊपर बात करेंगे। EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बेसिकली किसमें इंड्यूस होती है, कॉइल मींस एक क्लोज्ड पाथ पे इंड्यूस होती है। सो EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल कैन बी रिटन एज क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl, राइट। सो इसे ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl, दैट इज closed line integral of E dot dl is equals to closed line integral of E dot dl is equals to, using equation 3 into 2 minus surface integral of curly B upon curly T dot ds, right? There is something wrong with my pen tab. Please bear with it. So हमने क्या लिखा है, इक्वेशन सेकंड को थर्ड में पुट कर दिया और हमारे पास नई इक्वेशन जो बनती है दैट इज E डॉट dl is equals to line integral of E dot dl is equals to surface integral of curly B upon curly T। हम इसे इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लेते हैं, क्वेश्चन 4। सो अब हम आगे मूव करते हैं। हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे।
स्टोक्स थ्योरम ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मेरे पास सरफेस लाइन इंटीग्रल है और राइट साइड पे मेरे पास सरफेस इंटीग्रल है, तो मैं क्या करूंगी, लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करूंगी। सो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड कैन बी रिटन एज द as per the left hand side, closed line integral of any vector field can be written as closed line integral of any vector field can be written as curl of surface integral of curl of that vector field. So surface integral of curly b by curly t ds, dot product, here also dot product. So दोनों तरफ surface integral है, so surface integral cancel हो जाएगा and I can write it as del cross E is equals to minus curly b by curly t, और यही हमारी मैक्सवेल इक्वेशन था। This was our third Maxwell equation saying del cross E is equals to, let me rewrite it again, del cross E is equals to माइनस करली बी बाय करली टी, यही हमारी टाइम वेरिंग मैक्सवेल इक्वेशन है। यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यही थ्योरी थी जिसके बेसिस पे मैक्सवेल ने इक्वेशन को डेवलप किया, द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और आगे हम लास्ट इक्वेशन डेवलप करेंगे which says time varying magnetic electric field produces magnetic field, जो हमारा फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है। सो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन सेज दैट डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू जे प्लस करली डी बाय करली टी, where d is epsilon naught into E. So it is nothing but change of electric field with time produces magnetic field. तो इस इक्वेशन को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट कॉल करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो मैक्सवेल ने क्या किया, एम्पियर सर्कुलर लॉ से इस इक्वेशन को डेवलप किया, राइट। सो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्कुलर लॉ सेज दैट, सो लेट मी राइट इट एज एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि इस इक्वेशन में मैक्सवेल ने एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज किया एंड देन ही रियलाइज्ड दैट एम्पियर सर्कुलर लॉ हैज समथिंग रॉन्ग विद इट, एंड फिर उसने इसको मॉडिफाई किया एंड ही कम अप विद मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो ये इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, इज आल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो हम स्टार्ट करते हैं विद एम्पियर सर्कुलर लॉ फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वर्क डन इन moving a unit magnetic pole around a closed path linked with the current can be written as magnetic field linked with the closed circuit can be written as this. And further, current can also be written as in terms of current density, that is J dot ds, surface integral of J dot ds. So let me repeat once again. एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मैग्नेटिक पोल, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मैग्नेटिक पोल around a closed path is equals to the total current produced in the over there, right? So current can also be presented as current density. Current density is nothing but current per unit area. So it is nothing but current per unit area. So मैंने इसी फॉर्म में current को in terms of current density mention किया है. So let's assume this as equation 1. Let's use Stokes theorem here. So using Stokes theorem converts line integral into surface integral. So we need to remember these two theorems. Stokes theorem line integral, closed line integral को surface integral में convert करता है. So closed line integral of H dot dl can be written as surface integral of curl of that vector field. Curl of that vector field.
there should be dot product here. So using Stokes theorem हमने line integral को surface integral में convert कर दिया है. So let's mark it as equation number 2 here. So now using equation number 2, I can rewrite equation 1 as in terms of, or we can say current can be written in terms of current density as well as in magnetic flux H as del cross H dot ds is equals to surface integral of J dot ds. So we have surface integral on both the sides. So it means it will cancel out and I can write it as del cross H is equals to J. Del cross H, it can be written as just give me a minute. It can be written as del cross H is equals to J. Let's mark it as equation number 3. So this is Ampere circular law. अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, let's take divergence on both the sides. Divergence on both the sides. So when you will take divergence on both the sides of equation 3, it becomes divergence of curl of H is equals to divergence of J. So we have already learned this formula that divergence of curl of any vector field is nothing but 0. Divergence of any curl of any vector field is always 0. DOC of any vector field is 0. So by using this in above equation, हमें क्या मिलेगा? The del dot J is 0. So अगर हम इसे continuity equation में put करें, continuity equation क्या कहती है? The del dot J plus curly rho upon curly T जो है del dot J plus let me rewrite that equation. Equation है हमारे पास del cross H is equals to J. This equation is violating or we can say contradicting continuity equation, which is not true because continuity equation is a standard equation and it has to be satisfied by any means. So Maxwell modified this Ampere circular law. What he did, he says that the right hand side of this equation must contain some other parameter other than J. Cross H is equals to J plus JD. JD is something which was assumed by Maxwell. Maxwell says that the right hand side is not only J. Let's assume that it is equals to J plus JD. So let's rewrite, take divergence on both the sides again, and let's see if this time again it will contradict the continuity equation or not. So let's take divergence on both the sides. So divergence of J plus divergence of JD. So I'll show you this particular part over here. Just calculate करोगे, again left hand side will become 0 because DOC of any vector field is always 0 and left hand side will become 0, but now on the right hand side we have del dot J plus del dot JD, right? So it means the continuity equation is no more violated by Ampere law. So this modified law is even going along with the continuity equation. So del dot J plus del dot JD is 0, or I can write it as del dot JD is equal to minus of del dot J, right? And that can be further written as curly rho upon curly T by using the first equation, because first equation, Maxwell equation, says del dot E is equals to rho by epsilon naught, or del dot D is equals to rho. So del dot JD is equal to nothing but minus of del dot J, which is curly rho upon curly T using first continuity equation, and that rho can be used as del dot D by using first Maxwell equation, right? So by using first Maxwell equation, I can write rho as del dot D. So del dot D यहाँ substitute कर देंगे. So आपका del dot JD जो है that becomes del dot curly by curly T of del dot D, and curly by T curly T ये time के साथ derivative है, और जो del है that is a space derivative. So both can be interchanged. What I'll do, मैं जो time के साथ derivative है, I'll write it as del dot curly D by curly T. Now this curly D by curly T, it means JD is curly D by curly T. So Maxwell ने ये second component को invent किया, identify किया, and he says that
the modified Ampere law should be del cross H is equals to J plus JD. JD is nothing but curly D by curly T.